तो इनके डेवलपमेंट को आप लोग मानते क्यों हम लोग मानते ही नहीं हैं। ये मोदी जी कहते हैं नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि तो मेरा मकान है उसको थोड़ा सा तो ये बता रहे हैं एयरपोर्ट बनाया, मेट्रो बनाया, अरे कॉलेज भैया खोला, आप यूनिवर्सिटी सुनिए खोला, भी, तो मेडिकल मकान कॉलेज है खोला, हाँ। उसके में आके सिर्फ खाली आपको चौड़ा दे दिया, कह दिया कि हम इसको चमका दिया। अच्छा, अरे इसको चमका दिया। हाँ। इंडिया इंडिया है, भारत भारत है, ये कोई छोटा सा कंट्री नहीं है जिसको आप कह दिए कि हम रातों रात जो सो चमका दिया, ऐसा थोड़ी है। अरे ये चमका हुआ था ही। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जनता दल यू के नेता सैयद जसीमुद्दीन साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि जो अभी देश में दो गठबंधन आमने सामने है, यानी इंडिया और एनडीए, ये दोनों गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, किस तरह का मुकाबला है इन लोगों के बीच में, और जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें क्या स्थिति रहेगी एनडीए की और इंडिया की। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। जी शुक्रिया। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी ने एक कोशिश की है और विपक्ष की ओर से वो अगुवाई की है, उन्होंने विपक्ष को एकत्रित करने के लिए, तो क्या लगता है इसमें विपक्ष के अलग अलग दल के लोग हैं, इस एकता का क्या हो पाएगा? कुछ रिजल्ट भी लगता है आपको, या फिर यूं ही सिर्फ बैठकों का दौर चलेगा? देखिए, नीतीश कुमार का जो प्रयास हुआ है वो कामयाब है। और अब बिहार की अगर बात आप करते हैं तो अब 15 का रिज़ल्ट देख लीजिए आप। 15 का रिज़ल्ट में जो है ये महागठबंधन जो था एक था उस वक्त, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और इंडिया का हालत बहुत बेहतर और बहुत अच्छा रहेगा पूरे भारतवर्ष में। बोलते हैं वो कि बहुत सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, 1 दर्जन दावेदार हैं, तो क्या होगा इनका? तो ये कहते हैं हाँ। ये के अंदर से सब तय हो गया। अच्छा। अब अंदर की बात कोई जल्दी कोई कह रहा, कोई कहता नहीं। अंदर की सब बात तय है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। वो कहते हैं हमारे यहाँ मोदी जी हैं, आपके यहाँ कौन है? देखिए, उनके तो लाचारी है मोदी जी। अगर मोदी जी ना कहेंगे तो आज ये से छटनी शुरू हो जाएगी। कितने एमपी की टिकट कटना शुरू हो जाएगी, उनके यहाँ छटनी शुरू हो जाएगी, तो वो तो कहबे करेंगे। आप बहुत से आसरे में है कि अगर उसके छटेगा तो मेरे मिल जाएगा टिकट, वो भी मोदी मोदी कर रहे हैं। तो यहाँ तो ऐसी बात है नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है मामला। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद बहुत अच्छी है। बिहार में बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा इंडिया का। 90% जो है सो इंडिया यहाँ, बंगाल में वैसे ही रहेगा, झारखंड में वैसे ही रहेगा। और यूपी जो आप देख रहे हैं, यूपी में लेफ्ट जो है ये सही और दूर अगर हो गया, मायावती और मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी थी ये सब मिल गया, तो वहाँ भी बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा। बीजेपी का पोजीशन इस बार जो है इनके कहने से कहूँ पर कोई सही और दोस्त नहीं रहेगा। चूँकि आप तो जदयू में हैं, तो आपको लगता है जो भी राजद के लोग हैं या जदयू के हैं या महागठबंधन जो पहले अभी एनडीए में है, इंडिया में है, तो इन लोग तो समझते हैं कि हमारी जीत हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनका हवाई बयान है। तो कोई दलील होगी आपकी कि आपको लगता होगा कि इस तरह से हम जीतेंगे? देखिए, 15 में जो इलेक्शन हुआ था और राजद और नीतीश बाबू की जो पार्टी, ये दोनों मिलके जो इलेक्शन लड़ा था, तो उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं जी। इस बार वही होना, सीधा सीधी बात है। अब आप गणित कहते हैं कि कैसे? गणित हम आपको बता देते हैं। 18 से 20% मुसलमानों को वोट बिहार में है, ठीक है, जबकि हम इसको मानते हैं 22%। जी। जो डाटा आ रहा है वो गलत है। और 14% 16% जो है कोयरी कुर्मी दांगी, ये मिला करके हैं, और 14-15-16% यादव। तो आप जोड़ लीजिए कि 52 तो ऐसे ही दलित, और फिर दलित हैं। और जिसकी सरकार रहती है
उसका कुछ नहीं रहता, उसका भंडार खाली रहता है मिसलेनियस भी रहता है। कि उसका मिसलेनियस वोट है। अच्छा, ईमानदारी से आप बताते हैं अब आपको, ये इंडिया अगर राजपूत को जहाँ देती है टिकट, वो जीत के चले जाएंगे, राजपूत उन्हीं को वोट डालेगा इंडिया को, भूमियार वहीं देंगे, ब्राह्मण यहीं देंगे, वोट देंगे। तो ये सीधे सीधे अगर 2-4 सीट इनको मिलती है तो ऐसे ही जीत के चले जाएंगे, सीधी बात है। बाकी तो आप सब सामने आप देख रहे हैं, तो ये कैसे जोड़ते हैं बीजेपी वाले लोग। बीजेपी का कोई खाता बही नहीं इस बार अब चलने को है यहाँ, और ये मामला बिल्कुल पक गया है लोगों के बीच में, हिंदू और मुसलमान एक ही कहानी, मस्जिद और मंदिर। अब महंगाई इतनी ज़बरदस्त है कि 50 रुपये किलो अब पहुँच रहा चावल। अब सोच लीजिए अब आप गरीब का क्या हालत हो रहा है। उन्होंने वैसे गैस का दाम कम कर दिया 200 रुपया आज से। भाई गैस का दाम कम कर दिया तो चावल उसमें रहेगा तब न पकेगा, दाल उसमें रहेगा तब न पकेगा उसमें। इसको आपने कहाँ पहुँचा दिया। सिर्फ चांद पर जाने से नहीं हो जाएगा इमरान भाई, जरा सा आप सोचिए तो। आधा बिहार हिंदुस्तान जो है बाढ़ दहाड़ से डूब गया, आधा सुखाड़ से ख़त्म हो गया। अगले साल का भी यही पोजीशन था। और आप जो है से हिंदू मुसलमान दुनिया जहान आप भटका रहे हैं, लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा। उसके बाद जो है महंगाई इस तरीके की है। अच्छा, देश लेवल पर आप तो बिहार का डाटा दे दिया, गणित बता दिया। हाँ, बिहार हाँ। देश की गणित कुछ बताइए। अब देश की गणित आप ऐसे सुन लीजिए, इनका बंगाल में खाता नहीं खुलेगा, बिहार में नहीं खुलेगा, झारखंड में नहीं खुलेगा या कुछ कम सीट। अरे कम सीट का मतलब है कि अब अगर 2-4 भुला भटका के अगर जीत गए तो जीतिए गए। ये किसी हद तक अगर ये लेफ्ट वाले हम बार बार कहते हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे मायावती हो, ये अगर सूझबूझ से अगर यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे तो सीधे सीधे ये 40% और 50% में बीजेपी आपको यूपी में सिमट जाएगी। तो ये है कहाँ पर, ये कहूँ पर नहीं है। ये सब इतना तो कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं इंडिया वाले। देखिए उन्हें कहते हैं, हाँ, वो वही कह रहे हैं जो शुरू से कहते चले आ रहे हैं। अच्छा, समझ वो ऐसे कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे नैना भींगे पानी, अच्छा, यही कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। अब तो लोग समझ गया कि दंगा उंगा भी जो फसाद वसाद जो भी हो रहा, लोग का भी ऐसे कान खड़ा कि कहीं दंगा उंगा कहीं ना ही लोग लगवा हुआ दे, इसलिए अब पब्लिक लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है और देश को बहुत ऊपर पहुंचाया, यहाँ तक कि चांद तक पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। एक बात आप समझ लीजिए, ये जादू की छड़ी है। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ जी, और 1947 में पाकिस्तान भी बना। ईमानदारी तो यही है, सामने तो यही है। पाकिस्तान का नक्शा आप देख लीजिए, तो रातों रात ख़राब हुआ, और ये रातों रात जो है सो चमत्कार हो गया भारत। लाल बहादुर शास्त्री ने जंग जब पाकिस्तान तोड़ी तो क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो सवाल पैदा यह है कि अरे अब आया है अटल बिहारी जी ने फिर जय विज्ञान जोड़ दिया था उसमें। हाँ ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक सुलझे हुए लीडर थे, समझदार लीडर थे, और उनके कांग्रेसी लोग भी उनकी कदर करते थे, इज्जत करते थे, ओझापन उनके में नहीं था। तो इनके डेवलपमेंट को आप लोग मानते? हम लोग मानते ही नहीं है। ये मोदी जी नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि तो मेरा मकान है उसको थोड़ा सा ये बता रहे हैं एयरपोर्ट बनाया, मेट्रो बनाया। अरे भैया आप सुनिए भी, तो मकान है उसके में आके सिर्फ खाली आप पोचौड़ा दे दिया, कह दिया कि हम इसको चमका दिया। अच्छा, अरे इसको चमका दिया। इंडिया इंडिया है, भारत भारत है, ये कोई छोटा सा कंट्री नहीं है जिसको आप कह दिए कि हम रातों रात जो सो चमका दिया, ऐसा थोड़ी है। अरे ये चमका हुआ था ही,
इसके में आकर के आप थोड़ा सा ये बोलते हैं हमको जितना अभी प्रधानमंत्री बताते हैं कि पूरी दुनिया में हमको जो सम्मान मिल रहा है, पहले किसी इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना नहीं मिलता था। हम आपसे बताते हैं कि ईमानदारी की बात है कि इतना प्रधानमंत्री का दौरा विदेश में होता था। अच्छा, बोलिए अब आप। तो मान बढ़ाने के लिए दौरा मान बढ़ाने के लिए, और गरीब जो है सो अभी आप चल के देखिए देहात में क्या हालत है। रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है। चलिए अभी देख लीजिए, अभी आप हर दलित टोला में आप चले जाए ईमानदारी के साथ, आप देख लीजिए। हर मुसलमान में आप देख लीजिए किसी अदर कास्ट जो गरीबों का हालत है, चाहे हम ये जात पात नहीं करते हैं, ये फलाना जमाना, लेकिन आप उस वक्त आप अच्छे होते कि आप जो है सो गरीबों को उठाया था। अच्छा, एक बात आपको हम बताते हैं, सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट था, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का जो रिपोर्ट है मुसलमानों के बारे में, आप उसको अब तक काहे नहीं लाया? आप प्रधानमंत्री हो। नहीं, ये तो कांग्रेस को लाना था, जो कांग्रेस नहीं लाया। अरे भैया नहीं लाते, ये सब फाइल दबाव निकाल रहे हैं, ये वाला फाइल काहे नहीं दबाव निकाल रहे हैं? मनमोहन सरकार में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आया था। आज ये इसको आखिर क्यों नहीं ला रहे हैं? ये आज जो हालत ख़राब अल्पसंख्यक समाज की है। अच्छा चलिए सर, एक सवाल और। आप देश में आपने कहा अभी जैसा कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, यहाँ के भाईचारे पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? इसमें मुसलमानों को क्या कदम उठाना चाहिए, और वो कैसे भाईचारा के लिए कदम बढ़ाएं अपना? देखिए, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। क्या चीज़ से बचना चाहिए? आजकल जो नए नवेले जो लड़के लोग हैं, जो गलत सलत, तो वो भी उन्हीं के आकर देखा देखी अपना ये डाल देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इनको कतई नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनको इनके समझ में बात नहीं आ रही, इनको सिखाया जाता है और उनको लाया जाता है, और फिर लाने के बाद इनको दिखाया जाता है कि यही मुसलमान। यही है हकीकत। अरे 1% भी ऐसे नहीं है ना समझ किस्म के लोग जिनको इस्तेमाल किया जा रहा। यही है हो रहा भारत में। क्या राय होगी आपकी, जो ऐसे मुस्लिम यूथ हैं उनके लिए, नौजवान जो हैं उनके लिए क्या मशवरा होगा? उनके लिए मशवरा ये है कि ये सब कामों में नहीं आए, वो पढ़ाई लिखाई करें, और सोशल मीडिया पर अपनी बेकारी बेरोज़गारी को क्यों नहीं ला के रखते हैं? इससे इनकी फलाह बहबूद होगा, इनसे इनकी भलाई होगी, इससे योग। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये कहते हैं कि साहब अगर हकीकत पूछिए हमसे, तो इबादत करने के लिए चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू, मंदिर और मस्जिद है, ना कि ये जुलूस है। जैसे मुहर्रम का जुलूस में भी आप हमको कभी नहीं देखा होगा, हम इसको कंडम करते हैं। आप जाइए मस्जिद में जाकर के इबादत कीजिए, भगवान खोज रहे हैं, अल्लाह खोज रहे हैं रोड पर झंडा लेकर के। अरे इसके लिए तो मंदिर है, इसके लिए मस्जिद है। तो ये सब सभी किस्म के लोग हैं जो शरारत करके के आपस में भाईचारों को बिगाड़ना है, और बिगाड़ने वड़ाने के बाद फ्यूचर में इस तरह के जुलूस पे पाबंदी, बिल्कुल एकदम इसे तो एकदम कतई इसको कर देना चाहिए सरकार को कि जुलूस क्या होता है। अरे जुलूस क्या भाई, जाइए मंदिर में पूजा कीजिए, वहाँ जाके सब कीजिए, मस्जिद है जाइए वहाँ इबादत कीजिए। आप भगवान और खुदा को आप रोड पर खोज रहे हैं झंडा लेकर के, ये कैसा हुआ? ये क्यों? इसलिए इस पर पाबंदी लगा देना चाहिए। और इसे कितना लॉस हो रहा है ये देखिए। मालूम हुआ कि पूरा फोर्स लगा हुआ है रोड पर है, बेचारे रात दिन पुलिस विभाग के लोग कपड़ा नहीं उतार रहे हैं, और उसके बाद पहने हुए हैं, कितनी मेहनत उनको लग रही है। उनके भी तो फैमिली है, बाल है, बच्चा है, बेचारे नौकरी में आए हैं। अब जो है सो जुलूस ले आ रहे हैं, अब उनको ये डर है कि कहीं झगड़ा नहीं हो जाए। ये क्या ज़रूरत है? चलिए एक लाइन, आप प्यार और भाईचारा कैसे बने, क्या पैगाम होगा आपका? देखिए, मेरा पैगाम है कि हिंदू मुसलमान भाईचारा से रहें, आपस में मेल मिलाप से रहें, और बढ़िया तरीके से रहें, एक दूसरे से गले मिल के रहें, दुख सुख में रहें। और भारत, और एक बात और ये है कि ना तो यहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी यहाँ मुसलमानों की है। मुसलमान को हिंदुओं से प्यार करना चाहिए, हिंदुओं को मुसलमान से प्यार करना चाहिए। हिंदू और मुसलमान होता क्या, सबसे पहले है
इंसान और इंसानियत। इबादत तो एक रास्ता है, इबादत तो एक रास्ता ये दिया गया कि साहब आप इबादत करो, अच्छे बुरे की पहचान करो और गलत काम नहीं करो। हर धर्म यही चीज़ को रोकता, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे वो सनातन धर्म। सनातन धर्म में देखिए लाखों लाख बस तपस्या करने के बाद मनुष्य घर में इंसान का जन्म होता है। कुरान का कहता है अफजल मखलूक़ात, सभी जानदारों में सबसे कहीं अफजल है तो वह इंसान है। कहाँ कुरान अशरफुल मखलूक़ात। तो अब सवाल पैदा ये है कि कहाँ कह रहा कि सिर्फ खाली मुसलमान, ऐसा कह रहा वह इंसान लफ्ज़ है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, श्रेष्ठ श्रेणी, हाँ श्रेष्ठ श्रेणी का बना। तो अब सोच लीजिए अब आप कि हम लोग कहाँ पर हैं। इसलिए भाईचारा, आपसी मेल मिलाप और इससे रहना चाहिए और यही एक तरक्की का रास्ता भी यही है, यही चीज़ को अपनाना चाहिए। ठीक है, यही संदेश हमारा है और ये बच्चों को इस सब हरकतों से हट जाना चाहिए। देखा देखी कर रहे हैं, चाहे इधर के करें या उधर के करें, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो व्यूअर्स से ये बातचीत कर रहे थे हमारे साथ सैयद जसीमुद्दीन साहब, जो जदयू के नेता हैं। इन्होंने वर्तमान में इंडिया और एनडीए को लेकर भी बताया। इन्होंने कहा कि इस बार हालात जो हैं वो इंडिया की तरफ हैं। अब तो ये देखने की बात होगी, लेकिन एक बात जो इन्होंने अंत में कहा कि एक जो ज़रूरी चीज़ है हमारे देश की, समाज की तरक्की के लिए, वो ये कि युवा जो धार्मिक उन्माद है या जिससे भाईचारा ख़त्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, प्रेम भाईचारे पर प्रभाव पड़ रहा है, उसे छोड़कर अच्छे कामों की तरफ लगना चाहिए। शिक्षा, रोज़गार, व्यवसाय और भाईचारे के लिए कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे समाज और देश की तरक्की होगी। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।